हो गया मजाक। इंटेंजिबल एसेट्स। देखिए, इंटेंजिबल एसेट का कंसेप्ट वही है जो आईएस 16 में हमने प्रॉपर्टी प्लांट के का पढ़ा था। इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं जी? एन आइडेंटिफाइबल नॉन करंट एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। मतलब कि भाई ऐसे एसेट, पहले तो पॉइंट ये है कि एसेट की डेफिनेशन क्या है? क्या है? हाँ, हर वो चीज जिसका फ्यूचर में बेनिफिट होगा वो क्या है जी? एसेट। तो फिर नॉन करंट एसेट क्या है? एक साल से ज्यादा जिसका बेनिफिट हो वो नॉन करंट एसेट है। आइडेंटिफाइबल से क्या है मुराद है? आइडेंटिफाइबल। वाह, वाह, वाह। आइडेंटिफाइबल मींस जिसको किसी दूसरे एसेट से अलग किया जा सकता। ठीक है जी। और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस से क्या मुराद है? उसी को फिजिकल फॉर्म ना हो। जैसे ये टेबल है, ये इसकी फिजिकल फॉर्म है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बोलो तो सही, यूएसबी में कुछ नहीं है, उसका वजन किया, फिर यूएसबी में आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कॉपी किया, फिर दोबारा यूएसबी का वजन किया, तो क्या वजन में इजाफा हो गया? नहीं, वो तो आप कहते हैं वो स्पेस फुल है। वो फिर क्या बुला है? ठीक है जी। तो उसके फिजिकल फॉर्म में कोई इजाफा नहीं हुआ। विंडो जिस तरह से हो गई, सॉफ्टवेयर ब्रांड्स, ये सारे के सारे क्या हैं जी? अब सॉफ्टवेयर को लाइसेंस से अलग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? एक सॉफ्टवेयर में और लाइसेंस में फर्क किया जा सकता है? अब बोलो तो सही। तो सॉफ्टवेयर और लाइसेंस में अगर आप फर्क कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब दोनों की अपनी अलग अलग से पहचान है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस से क्या मुराद है बच्चों? कि भाई आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से आपको इजाजत मिली है। अगर आपके पास इजाजत नहीं है तो गवर्नमेंट आके आपका कारोबार ठप कर देगी। मतलब आप घर में पेप्सी की बोतलें पकड़ पकड़ के उसको फिल करके बेचना शुरू कर दें, तो क्या होगा? आप कारोबार तो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आएगी और आपके सारे कारोबार को बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। इंपोर्ट लाइसेंस, आपने गाड़ी इंपोर्ट करवानी है जापान से, तो आप करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। ठीक है जी। तो इसका मतलब है को खास लोग करवा सकते हैं, तो खास लोग कौन से होंगे? ठीक है जी। आपने फर्ज करो बच्चों कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है यूके में, तो क्या आप बगैर लाइसेंस के कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एयरलाइन, ये पीआईए का जहाज अगर पाकिस्तान से उड़ के अमेरिका जाता है तो उसका खास रूट होगा, उस रूट का भी लाइसेंस होता है नहीं कि अब आए तो जितना मर्जी तोड़ते फिरते रहो, हमें थोड़ी देर बाद कितने बजे हो गए। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो उसका एक खास रूट होगा, उस रूट पे सिर्फ पीआईए के जहाज चलेंगे, कोई और। क्योंकि अगर ये डिसिप्लिन ना हो तो हवा में तो हजारों जहाज एक वक्त में उड़ रहे होते हैं, तो हर 2-3 मिनट बाद कोई ना कोई जहाज किसी दूसरे से टकराया हो। तो समझ आ रही बात है? ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस, ये जियो है। आपने सुना होगा कभी के जमाने में जियो सुपर पे पाबंदी लगी हुई थी। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के टीवी चैनल पे पाबंदियां लग जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है? अब ये नहीं है कि गवर्नमेंट वालों ने जाके उनके कैमरे खोलिए या वो जो एंकर पर्सन थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। ऐसे करते हैं? क्या करते हैं? उनका एक लाइसेंस होता है, वो मुअत्तल करते हैं पीटीए वाले। ऐसी है फार्मूला या रेसिपी। कोका कोला बनाने का क्या है? कोई फार्मूला होगा। पेप्सी का फार्मूला होगा। ठीक है जी। केएफसी वालों के पास
कोई रेसिपी होगी। मैकडोनल्ड वालों के पास कोई रेसिपी है, मतलब आप लाहौर में मैकडोनल्ड का बर्गर खाएं या कराची में खाएं या इस्लामाबाद में खाएं, तीनों में क्या होगा? सेम टेस्ट हो। तो इसका मतलब है रेसिपी पूरे पाकिस्तान में क्या है? सेम चल रही है नहीं कि उन्होंने तो जरा कुक के लाहौर वाला बड़ा चंगा है, तो इस्लामाबाद वाला जरा थोड़ा जा मरिया पे है, तो लिहाजा उधर बर्गर बड़े सड़े सड़े से निकल रहे हैं। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? Asset is a resource controlled by the company as a result of past event and from which future benefits are expected. ये एसेट की डेफिनेशन है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। An intangible asset shall be recognized if and only if it is probable that future economic benefit will flow to the entity and cost of an asset can be measured reliably. ये सारी बातें आइए 16 में पढ़ी हुई ऐसी है। एंड intangible asset is measured initially at cost. तो intangible asset को हम फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं करेंगे, किस पे करेंगे? कॉस्ट से क्या मुराद है? तो बोलो तो सही। एक एसेट है उसकी फेयर वैल्यू 50,000 है, लेकिन कॉस्ट 30,000 है, क्यों? किस पे रिकॉर्ड करेंगे? क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हमने अपनी जेब में से कितने पैसे पे किए? 50,000 के 30,000, तो हम 30 पे रिकॉर्ड करेंगे। क्या ये बात सबको समझ आ गई? चाहे मार्केट में 50 का था, लेकिन हमारी जेब में से कितने पैसे निकले? 30, तो हम उसको 30 पे रिकॉर्ड करेंगे। और समझ आ गई सबको? अब गुडविल। गुडविल क्या है जी? किसी बिजनेस की रेपुटेशन। गुडविल क्या है? किसी भी बिजनेस का नाम। मैकडोनल्ड है, KFC है, मतलब नाम सुनते हैं तो पता होता है कि यार वहां से क्या चीज मिलेगी। ऐसी है। तो गुडविल किसी बिजनेस का नाम है, तो क्या ये पहले दिन जब बिजनेस बना उसी दिन गुडविल क्रिएट हो जाएगी? नहीं, वक्त गुजरने के साथ साथ क्रिएट होती है, पहले दिन क्रिएट नहीं होती। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, कि कारोबार जब बना था लोग नहीं जानते थे उस कारोबार को, 5 साल 10 साल 15 साल जब गुजरे तो लोगों ने उसको जानना शुरू किया। अब वो कोई भी चीज बेचते हैं, लोग आंखें बंद करके यकीन करते हैं उस पर। तो वो जो यकीन है वो अचानक पहले दिन से क्यों नहीं आया? है? तो बोलो तो सही। ठीक है जी। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट इज नॉट ए सेपरेबल रिसोर्स ऑफ द बिजनेस दैट कैन बी मेजर्ड। वो गुडविल पहले दिन मौजूद नहीं थी। उस गुडविल को बनते बनते क्या लगा? टाइम लगा। लेकिन वो गुडविल जब बनी तो उस पर कितना खर्चा आया ये आप मैयर कर सकते हैं? अब बोलो तो सही। कर सकते हैं। आपके जो घर में गुडविल है, आप उसको मैयर कर सकते हैं कि बैडविल है? पहले तो यही सोचना पड़ेगा ना, गुडविल है। मैयर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भला? क्यों नहीं कर सकते? नहीं, इंटेंजिबल है। ऊपर बातें हुई पड़ी हैं। गलत। हाँ जी, क्यों नहीं मैयर कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कुछ तो कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लो। है? गुडविल पे कंट्रोल क्यों नहीं है? भाई देखें, कोई चीज इंटेंजिबल एसेट है तो इसका मतलब है पहले तो वो एसेट होगा, तभी उसके बाद इंटेंजिबल की बारी आएगी ना। और एसेट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? तो इनटेंजिबल एसेट में बाय डिफॉल्ट क्या होगा? कंट्रोल होगा, क्योंकि एसेट की डेफिनेशन में कंट्रोल है। नहीं समझ आ रही बात? ऐसा तो हो नहीं सकता कि गुडविल के ऊपर आपका कंट्रोल ना हो। अगर गुडविल पे आपका कंट्रोल नहीं है तो कोई भी मुंह उठा के KFC की ब्रांच खोल लेगा। इसका मतलब कंट्रोल तो है। तो फिर इंटरनली जनरेटेड गुडविल को क्यों नहीं मैयर कर सकते? हाँ, दौर फटेगा। होनी मैं क्या कि सुता पे ऐसी, तो फिर नाम बोल रहा। क्या सर मैं लिख रहा था, जलील हो गया पब्लिकली। हाँ जी। इंटरनली जनरेटेड गुडविल को क्यों नहीं मैयर कर सकते? उसकी कॉस्ट आपको कभी पता नहीं चल सकती, खोते हो ये लिखा हुआ है।
कितने साल पहले? अच्छा, इंटरनली जनरेटेड गुडविल पे कितना खर्चा आया है ये हमें कभी पता नहीं चल सकता। नहीं बात समझ आई? तो जिस चीज का खर्चा आपको पता नहीं है वो इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता। तो जो इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेगा वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है। ठीक है जी। गुडविल से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो करेंगे एंटिटी में, पहली बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसला ये है, दूसरी बात पूरी नहीं हो सकती। उस गुडविल को बनाते बनाते 15 साल गुजर गए, उन 15 सालों में रोजाना कितना खर्चा किया ये पता नहीं है। परचेज गुडविल, अब देखिए ये भी तो गुडविल ही है ना, गुडविल है कि नहीं? इफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द पेरेंट्स शेयर इन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये बात आपने अभी फिलहाल पढ़ी नहीं है। सिंपल आपने ये बात याद रखनी है कि अगर एक चीज जो आप बाय कर रहे हो उसकी वैल्यू, फर्ज करें आपने एक प्लांट बाय किया और उसकी वैल्यू थी 1 लाख। क्या थी? 1 लाख। तो कोई पागल होगा इस प्लांट का 1.5 लाख रुपए दे? पागल होगा ना? ऐसे ही है। लेकिन अगर कोई बंदा वाकई उसका 1.5 लाख रुपया दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो पागल हो। ठीक है जी। मतलब आपको पता लगे कि जनाब रोनाल्डो की शर्ट सेल हो रही है, ठीक हो गया, शर्ट तो शायद वो 1500 की है, लेकिन आप उसका 2 लाख रुपए पे कर रहे हैं, क्यों? तो शर्ट के कपड़े क्या ऐसा वो कोई यूनिकनेस नहीं है कि आप उसका 2 लाख पे कर? शर्ट तो 1500 की है। तो बाकी एक्स्ट्रा पैसे जो आप दे रहे हैं वो किस चीज के दे रहे हैं? वो उस नाम के दे रहे हैं जो उस शर्ट के साथ अटैच है। आपने आगे पूरी जिंदगी, आपकी औलाद ने, उसकी औलाद ने पूरी जिंदगी बताना है कि ये शर्ट किसकी है। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो पॉइंट ये है, फिर वो शर्ट तो 1500 की थी, फिर आपने उसका 2 लाख क्यों दिया? तो अगर आपने उसका 2 लाख रुपया दिया है तो जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो शर्ट के कपड़े की वजह से नहीं दिए, वो उसके नाम की वजह से दिए हैं। तो उस वैल्यू को आप मैयर कर सकते हैं क्योंकि आपने उसके पैसे दिए। 1 लाख का प्लांट अगर आपने 1.5 लाख में लिया है तो जो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया है ये क्या है? वो प्लांट जो कोई बंदा इस्तेमाल करता होगा उस बंदे के नाम की वजह से आपने वो पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं कि यार प्लांट मैं ही लेना। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए वो प्लांट के नहीं है, क्योंकि प्लांट तो लाख का था। अब मार्केट में जाके कोई और भी प्लांट ले लेते। हजम शुद्ध, ठीक हो गया जी। तो आपने कहा कि नहीं जी यही वाला चाहिए, कितने पैसे मांग रहा है? 1.5 लाख। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 1.5 लाख दे दो। तो जो प्लांट हकीकत में तो लाख का ही था वो लाख का ही रिकॉर्ड करेंगे, बाकी जो 50,000 एक्स्ट्रा दिए वो प्लांट के नहीं है। तो समझ आइए। मतलब आप अगर शर्ट बाय कर लेते हैं रोनाल्डो की 2 लाख रुपए पे करके, तो जो कंपनी में अकाउंटेंट होगा ना वो शर्ट 1500 की रिकॉर्ड करेगा क्योंकि उसको पता ही 1500 की है। लेकिन बाकी जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो उसको किसी और कैटेगरी में रिकॉर्ड करेगा, वो शर्ट की कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं करेगा। हजम शुद्ध? नहीं समझ आई? ठीक है। वो कहेगा यार ये शर्ट मार्केट में कितने की थी? 1500 की। तो आपके ये शर्ट 1500 की, अब आपने 2 लाख पे किया तो जो एक्स्ट्रा पे किया वो शर्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बन सकता। वो क्लियर सबको? तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन परचेज गुडविल रिकॉर्ड, मतलब मैकडोनल्ड वालों ने मैकडोनल्ड का नाम बनाते हुए कितना पैसा लगाया क्या ये वो रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो बोलो तो सही। नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई आज बंदा मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज परचेज करना चाहे तो वो रिकॉर्ड करेगा भला, क्यों? क्योंकि उसने वो ब्रांड नेम परचेज किया है, उसने करोड़ों रुपया दिया हो। तो ये बंदा जिसने बाय किया ये तो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन जिन्होंने बनाया है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और समझ आ गई बात? इट इज रिकॉग्नाइज इन कंसोलिडेटेड, अच्छा ये फिलहाल आपने नहीं पढ़ा बच्चों, इसको छोड़ दें, ये जो पढ़ेंगे तो दोबारा डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग इंटरनली जनरेटेड आइटम मस्ट नॉट बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज से क्या मुराद है? एसेट के तौर पे उसको रिकॉर्ड, ये रटा लगा ले, मैंने आपसे 5 मिनट बाद दोबारा सुनना है जुबानी। इंटरनली जनरेटेड आइटम से क्या मुराद है? इंटरनली जनरेटेड आइटम का तर्जमा करें।
खुद बन जाते हो ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, वो चीजें जो आपके कारोबार में इंटरनली जनरेट हुई है किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से, आप उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्या दुनिया की तमाम चीजें? नहीं, सिर्फ ये वाली चीज। इसका मतलब है बाकी चीजें जो इंटरनली जनरेट हो जाएंगी फिर उनको रिकॉर्ड किया जा सकता, सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं हो। कौन कौन सी? गुडविल, ब्रांड, मास्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर लिस्ट। गुडविल, ब्रांड, मास्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर लिस्ट। जैसे बाटा और सर्विस है, ये ब्रांड नेम, ये गुडविल नहीं है। डॉन न्यूज, ये क्या है? ये ब्रांड नेम, इसको नहीं कहते। जिस तरह से कैप्लन हो गया, पीबीपी हो गया, ये क्या है? ठीक है जी, आपकी आईकैप की बुक में नीचे कहीं जाके देखें, इमाइल वुल्फ लिखा होता है, ये क्या है? ये पब्लिशिंग टाइटल है। कोई कंपनी जिसको बने हुए 100 साल से ऊपर हो गया, उसने आईकैप की बुक्स बनाई थी, अपने नीचे उसने नाम लिखा। तो इसको ब्रांड नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? पब्लिशिंग टाइटल। और कस्टमर लिस्ट, कस्टमर लिस्ट से क्या मुराद है? कि आप फर्ज करें किसी जैज वालों की फ्रेंचाइज पे जाते हैं, यूफन वालों की फ्रेंचाइज पे जाते हैं, वहां पे एक बंदा काम कर रहा है, 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए उसको काम करते करते। तो उसके पास लोगों का नंबर्स होंगे कि नहीं होंगे? तो बोलो तो सही। या आप किसी इजी पैसा की दुकान पे जाते हैं, अब इजी पैसा करवाते हैं, तो उसको फोन नंबर बताएंगे कि नहीं बताएंगे? वो एक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है जिसमें तमाम फोन नंबर लिखे होंगे। ठीक हो गया? अब इंश्योरेंस कंपनी वाले उस दुकानदार के पास जाएंगे, उसको कहेंगे यार तू ये रजिस्टर मुझे दे दे। तो वो कहेगा मैं पागल हूँ, मैं तुम्हें रजिस्टर दे दूँ? तो कहेगा चलो रजिस्टर ना दे, उसकी फोटोकॉपी दे दे। बात होने लगी मुफ्त में। अब बोलो तो सही। मुफ्त में तो नहीं, वो कहेगा 50,000 रुपया दे। तो 50,000 रुपये देगा और वो उसके नंबर ले लेगा, फिर वो उन नंबर्स पे कॉल करेगा कि इंश्योरेंस करवा ले, इंश्योरेंस करवा ले, इंश्योरेंस करवा ले। तो बात सुन लगी। फिर दूसरी इंश्योरेंस कंपनी उस बंदे के पास गई, उसने भी 50,000 रुपया दिया। फिर वो प्रॉपर्टी डीलर उस बंदे के पास गए, उसने भी 50,000 रुपया दिया। तो वो जो रजिस्टर उसने बनाया है, उस रजिस्टर को बनाने पे खर्चा कितना है? ठीक है जी, वो उस दुकानदार को नहीं पता। ऐसी है। तो कस्टमर लिस्ट जो उसने बनाई है अपने पास, उस पर कितना खर्चा है वो दुकानदार को पता नहीं है। ठीक हो गया? लेकिन जिसने बाय की है उसको तो पता है, उसने तो 50,000 रुपये की बाय की। तो वो उसको रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन कौन रिकॉर्ड नहीं कर सकता? जिसने वो कस्टमर लिस्ट बनाई है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको तो खुद नहीं पता कि इसके ऊपर खर्चा कितना है। तो जिस चीज का खर्चा पता ना ना हो, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कितनी चीजें हैं जिनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते? कौन कौन सी? गुडविल, ब्रांड, मास्टर्स, पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट। ये कौन रिकॉर्ड नहीं कर सकता? तो कौन रिकॉर्ड कर सकता है? जिसने परचेज किया वो रिकॉर्ड कर सकता है। जो जिसने परचेज किया ना बच्चों, वो ब्रांड भी रिकॉर्ड कर सकता है, वो गुडविल भी रिकॉर्ड करेगा, मास्ट हेड भी रिकॉर्ड करेगा, पब्लिशिंग टाइटल भी रिकॉर्ड करेगा, और कस्टमर लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आज मलक रियाज डॉन न्यूज परचेज कर ले, तो रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन जिन्होंने डॉन न्यूज बनाया था वो नहीं रिकॉर्ड कर सके। क्या ये पॉइंट समझ आ गया जी? इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल आइटम्स अदर देन गुडविल। अब कुछ ऐसी चीजें भी हैं, देखो, जिनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते वो तो फिंगर टिप्स पे हैं। कितनी है वो? 5। तो जिनको रिकॉर्ड कर सकते हैं वो हजारों होंगी। सिर्फ इन 5 पे पाबंदी है कि ये 5 रिकॉर्ड
नहीं कर सकते। अब वो आइटम जो आप इंटरनली जनरेट करेंगे, लेकिन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये भी आप इंटरनली जनरेट करेंगे, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसका नाम क्या है जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। A company may have an intangible item that has been internally generated. These there are three distinct phases. कहता कोई भी चीज अगर आपने बनानी है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फार्मूला ही बनाना है, आपने KFC का फार्मूला बनाना है या रेसिपी बनानी है, क्या बच्चों ये फार्मूला या रेसिपी जो है, ये ऊपर वाली 5 कैटेगरी में आ रहा है। इसका मतलब है अगर ये फार्मूला आपने बनाया है इंटरनली, तो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। वो कहता है लेकिन फार्मूला बनाते वक्त 3 स्टेजेस आई होंगी आपके ऊपर। कितनी स्टेजेस आई होंगी, 3 स्टेजेस। पहली है रिसर्च, आपने खज्जल खुआरी काटी होगी, मार्केट में घूमे होंगे, चीजें बना बना के बेची होंगी, लोगों से पूछा होगा कि इसका टेस्ट कैसा है, लोगों ने कहा होगा कि बहुत ही गंदा है, फिर आपने फेंक दिया उसको, फिर नई चीज बनाई, नई ट्राई करवाई, लोगों से पूछा टेस्ट कैसा, उन्होंने कहा बकवास। तीसरी ट्राई की, चौथी ट्राई की, करते 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 50वीं एक चीज बनाई और आपने ट्राई करवाई, लोगों ने कहा हाँ ये कुछ मुंह मत्थे लगता है। तो बात समझ लगी कि नहीं लगी। तो वो जो चीज आपने ट्राई करी और लोगों को पसंद आ गई, इसका मतलब है आप वो उसके ऊपर आप फिर क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। तो जो पहली 49 चीजें बना बना के आपने ट्राई करी और लोगों ने फेंक दी हैं, वो है आपकी रिसर्च। वो क्या है, रिसर्च। अगर आपको याद हो, स्टिंग किसी जमाने में जब लॉन्च की थी, तो वो मार्केट में लोगों को, सड़कों पे लोग खड़े होकर पिलाया करते थे, टेस्ट करवाया करते थे कि सर ये अगर ड्रिंक हम लॉन्च करें तो ये आप पियेंगे कि नहीं पियेंगे, इसका आप मुझे बताएं, इसका फीडबैक दें। तो मुख्तलिफ किस्म के इलाकों में सर्वे होते थे। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। इस तरह से कोई भी नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है ना, तो लोग मार्केट में जाके क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वे करते हैं भाई जिन लोगों को हमने चीज बेचनी है कि उनको पसंद भी आएगी कि नहीं आएगी। समझ लगी। तो जब कोई चीज लोगों को समझ आ रही है कि हाँ यार ये ठीक है, उसके ऊपर फिर वर्किंग होती है मजीद डिटेल में जाके। वो कौन सी स्टेज होती है, डेवलपमेंट। और जब वो चीज अच्छी तरह से बन जाती है, फिर उसको लार्ज स्केल पे क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, बड़े प्लांट पे चीजें बनाई जाती हैं। समझ लगी। तो स्टिंग की बोतल पहले जब लोगों को पिलाई जाती थी, वो किसी बड़े प्लांट पे नहीं बनाई जाती थी, कोई छोटा सा प्लांट रखा होगा जिसपे थोड़ी सी बोतलें बना बना के सैंपल के तौर पे लोगों को ट्राई करवाई जाती हैं। तो समझ आइए। आज भी अगर किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाए ना, किसी बड़े स्टोर पे जाए, तो उन्होंने सैंपल के तौर पे कुछ चीजें रखी होती हैं। वो कहते हैं सर आप इनको ट्राई करें, वो लोगों का फीडबैक लेते हैं। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, वो ट्राई करवाते रहते हैं, करवाते रहते हैं, करवाते रहते हैं, लोगों का फीडबैक नोट करते रहते हैं। यार ये इस इलाके में इन लोगों का टेस्ट किस तरह का है। बात सुन लगी है। सेवर फूड खाइए कभी किसी ने, ये लाहौर वाली जो सेवर है, यही सेवर आप इस्लामाबाद में जाके खाएं, तो इन दोनों के टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। इस्लामाबाद वाले फिके हैं। तो वही जब चावल उन्होंने शुरू शुरू में लाहौर में बेचे तो सेल नहीं हो रहे थे। तो उनको पता लगा कि लाहौर में अगर हमें चीजें सेल करनी ना, हमने अपने ओरिजिनल टेस्ट से हमें चेंज करना हो। तो बात समझ लगी कि नहीं लगी। लेकिन यही सेवर फूड आप इस्लामाबाद में जाके खाएं, तो आप मसाले वाले नहीं आपको मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे लोग मसाले वाले खाने नहीं खाते। तो बात समझ लगी है? तो जिन लोगों को चीज बेचनी है, अगर उनको पसंद ही नहीं आ रही, तो आपका कारोबार ठप हो जाएगा। तो लिहाजा पहले आप क्या करेंगे, रिसर्च, फिर डेवलपमेंट, फिर जब आप उस चीज पे कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ यार ये वाली चीज हमारी सेल हो सकती है, तो उसके बाद फिर आप उसको लार्ज स्केल पे क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। वंस द रिसर्च फेज इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, खजल खुआरी आपने काट ली जो काटनी थी, द डेवलपमेंट फेज में बिगन, पक्का हो गया कि हाँ यार ये चीज पे काम हो सकता है, तो उसके बाद क्या होगा। अच्छा, डेवलपमेंट फेज भी हो सकता है कंप्लीट ना कर पाए, और आपको पहले ही पता चल जाए कि मतलब आपको पता लग गया स्टिंग बोतल ऐसी है जिसपे लोगों का एतबार है, ये वाला जो टेस्ट हमने बनाया ना ये अच्छा है, ये लोग पियेंगे। और जैसे ही आप उसके ऊपर काम करने लगे, अचानक से पापा का फोन आएगा, पुत्र तू छड़ पाकिस्तान, कनाडा आ जा, मार गोली लानत पे जो तू बना रहा है छड़ दे। तो आप कहेंगे यार मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं अभी स्टेज पे पहुंच गया था कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो बीच में सारा कुछ छोड़ छाड़ के आप जा रहे हैं। तो इसका मतलब है डेवलपमेंट फेज के बावजूद
भी सब कुछ ठप हो सकता है। तो बात में लगी है। ऐसे नहीं कि डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया तो अब तो कमर्शियल प्रोडक्शन पे जाएंगे ही जाएंगे, जरूरी नहीं है। डेवलपमेंट फेज में भी सब कुछ ठप हो सकता है। और समझ आ गई। अब उसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपका आइडिया था, आपने कहा था यार मैं ही एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, लोगों को तो समझ नहीं आनी इस बात की, आप उस चीज को बंद कर करा के कनाडा चले गए। दूसरा ये है कि किसी और को भी इस बात की समझ आई, उसने आपसे रब्ता किया, उसने कहा यार ये मुझे दे दे, ये जो तूने फार्मूला बनाया है, या जो तुमने इन चीज़ों के इंग्रेडिएंट को मिक्स करके ये जो चीज़ बनाई है ना, मुझे बता दे, मुझसे पैसे ले ले। आप उसको बेच के चले गए। तो जिसने वो बाई की है वो वो फिर उसके ऊपर काम करेगा मजीद। तो जितने की बाई की है वो भी वो रिकॉर्ड करेगा, और ऊपर वो जो खर्चा करेगा वो भी वो रिकॉर्ड करेगा। लॉजिक समझ आ गई। डेवलपमेंट फेज में बिगन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ विच देन लीड्स टू स्टार्ट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन। कितनी स्टेजेस होती हैं? तीन। अब रिसर्च फेज क्या होती है बच्चों? इट इज डिफाइंड एज ओरिजिनल एंड प्लान इन्वेस्टिगेशन। डेफिनेटली पहले आपने सोचा होगा कि यार मैंने एक ड्रिंक बनानी है, ठीक है जी, और उस ड्रिंक को बनाने की आपने सही प्लानिंग भी की होगी, या मुंह उठा के सुबह पानी फड़ के तो गर्म करना शुरू करता। कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना कि भाई नमक पाना है, चीनी पानी है, की पाना है, की नहीं पाना। ठीक है जी। अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल। आप तजर्बे करने, लेकिन तजर्बा करते वक्त आप सोच नहीं रहे होते कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे। एक आप नया नॉलेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। और समझ आ गई बात की। मगर वो जो KFC वाला बाबा था, 65 साल की उम्र में खुदकुशी करने जगह जा रहा था। तो जब खुदकुशी करने के लिए बैठा होता था तो सोचता था कि यार मैंने पूरी जिंदगी में कौन सा काम है जो मैं सही कर सकता हूँ। उसको कुछ याद नहीं आया सिवाय एक चीज की, कि मैं चिकन बहुत अच्छा फ्राई करता हूँ। इसके अलावा उसके पास पूरी जिंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं थी। उसने कहा चलो ठीक है यार, अब पहले तो ये ट्राई कर लेते हैं। तो वो मरने का इरादा उसने किया पोस्टपोन। नहीं चलेगा तो फिर तो खुदकुशी कर ही लांगे। लेकिन एक दफा सोचिए तो सही जरा, पूरी जिंदगी जो मैं की खटिया। तो उसने 65 साल की उम्र में जाके कुछ चिकन के पीस बाय किए, उनको फ्राई किया, और जाके मार्केट में लोगों को बेचने शुरू किए। तो लोगों ने खाया, उनका वाकई इसका एक यूनिक टेस्ट है। ठीक हो गई। तो उसने जब वो सोचा कि यार मैं दुनिया में सबसे बेहतरीन काम में मैं क्या कर सकता हूँ, किस चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ, तो उस वक्त वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं उसका कारोबार करूंगा, वो सोच रहा था कि मैं मुझे आता क्या है। तो जब आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे आता क्या है, वो रिसर्च फेज है। कौन सी फेज है? डेवलपमेंट फेज ये है कि जब आप उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर, कि अब मैं वो चीज बनाऊंगा और मैं लोगों को टेस्ट कराऊंगा। जब लोगों का टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो मैं फिर उसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करूंगा। तो क्या पहली दफा जब वो बाबा चिकन को फ्राइज करने लगा था, तो क्या उसने प्लांट लगा लिया था? उसने प्लांट तो नहीं लगाया होगा ना। कुछ पीस लिए होंगे, घर में फ्राई किए होंगे और बेचे होंगे। वो बात में रहेगी नहीं। तो रिसर्च फेज क्या होती है? कि जहां पे आप न्यू नॉलेज या कोई टेक्निकल चीजें जो है वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त आपका मकसद पैसा कमाना नहीं होता। ठीक है जी। जैसे कोरोना की वैक्सीन है। कोरोना की वैक्सीन जब किसी साइंसदान ने बनाई होगी तो शुरू में उसने ये सोचा होगा कि मैं पैसे कमाऊंगा? नहीं। वो कहता है फिलहाल जो मुसीबत सर पे खड़ी हुई है उस मुसीबत का तो हल निकालें। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली वालों को इंजेक्शन लगाऊंगा, बाकी दुनिया तो आएगी बाद में। तो क्या जब जिस वक्त तो ये सोच रहा था कि मैं अपनी फैमिली को तो बचाऊं, तो अपनी फैमिली से पैसे लेने की नीयत थी? नहीं। तो रिसर्च फेज बच्चों यही होती है कि आप तजर्बे पे तजर्बा कर रहे होते हैं, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं होता कि पैसे कमाना। ठीक है जी। इट इज डिफाइंड एज ओरिजिनल एंड प्लान इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक आर, विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है। क्या गेन करना मकसद है? न्यू साइंटिफिक आर टेक्निकल नॉलेज। जब नॉलेज आ जाएगा ना, तो उसके बाद फिर देखेंगे अब क्या करना है। ठीक है जी। तो KFC वाले बाबे ने पहले सोचा ना जब बैठ के कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके दिमाग में आया कि यार मैं चिकन अच्छा फ्राई कर लेता हूँ। तो डेट मीन्स उसके दिमाग में वो आइडिया आया।
ठीक है जी। अच्छा जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट इन रिसर्च फेज, देर इज नो गारंटी एट दिस स्टेज दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी ऑब्टेन्ड। बात समझ लगी? जिस वक्त उसके दिमाग में आइडिया आया कि यार मैं ये काम बड़ा अच्छा कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि वो कामयाब हो जाए। वो सिर्फ दुनिया को उसकी क्या कहते हैं, उस आइडिया की समझ ही ना आती हो। दुनिया के ठीक है जी, तू बहुत अच्छा चिकन फ्राई कर देंगे, लेकिन सीधे चिकन खाते ही नहीं, असि तो वेजिटेरियन है। तो उसका आइडिया तो बढ़ गया ना फिर। वो कहेगा यार मैं गलत जगह पे आ गया। नहीं समझ लगी? इसी तरह से फिर पाकिस्तान में कि यार मैं सुअर के पीसेस बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करता हूँ, और तो अनु खुआया, उनका दौर फिटे मुंह तेरे थे। तू सुअर ही खुआना शुरू करता फड़ के, उसका आइडिया तो बढ़ गया। वो कहेगा यार मैं गलत कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸੂअर बेचन दे, मैंने यूरोप जाना चाहिए, तो बड़ा सुकून ना सेल हो जाएगा। वो बात सुन लगी? तो जरूरी नहीं है कि जो आइडिया आपके दिमाग में है वो उस जगह पे वर्क भी करे। और बोलो तो सही। वो पाकिस्तान में आज किस जमाने में वो एक बंदे ने कहा था पानी से इंजन चला के दिखाता हूँ गाड़ी का, वो बंदा गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो गलत जगह पे था, गलत जगह पे गलत लोगों में गलत बात कर रहा था, गायब हो गया फिर। ठीक है जी, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो आइडिया है वो लोग एक्सेप्ट भी करें। तो कहता कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, हो सकता है आप उठाए जाए। ठीक है जी। इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर ओनली पॉसिबल, यहाँ पे एक हल्का सा आइडिया होगा कि यार हो सकता है अगर मेरी ये बात लोगों को समझ आ गई ना, तो फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है। मतलब ये सोलर वाला जो सिस्टम है, ये भी शुरू शुरू में किसी ने सोचा होगा ना कि यार ऐसे सूरज की रोशनी से हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। शुरू शुरू में तो किसी ने सोचा होगा। छोटे छोटे होते हैं हम भी बड़े तजर्बे किया करते थे। वो एक मोटा सा लेंस पकड़ के सूरज की रोशनी को क्या किया करते थे, आग लगाया करते, याद है ना? बचपन में कीड़ा इस तरह के पंगे लेते रहे, ऐसे ही है। लेकिन वो कीड़ा किसी और के दिमाग में ज्यादा होगा, उसने उसको क्या किया, एक बड़े प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया कि यार अगर ये सूरज की रोशनी इकट्ठी हो जाए ना तो ये आग लगा सकती है, तो यार ये फिर बिजली भी प्रोड्यूस कर सकती है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो वो तो आइडिया ना, आइडिया से आइडिया आया, फिर आइडिया से आइडिया आया तो आगे काम चला बरं। देयरफॉर रिसर्च फेज के वक्त अगर आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, तो क्या ये एसेट है? एसेट की डेफिनेशन ही क्या है? जिसका फ्यूचर में बेनिफिट हो। तो रिसर्च फेज में फ्यूचर का बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बचपन में आपने भी वो लेंस पकड़ पकड़ के आग लगाई थी, लगाई थी। तो उस वक्त सोचा था कि इसका कोई बेनिफिट होगा? नहीं। तो अगर आपने उस वक्त आग लगाई और चीजें जल गई तो नुकसान हो गया, तो क्या वो एसिड है? वो एसिड थोड़ी है, वो तो एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि आप उस आइडिया को आगे मजीद जो है वो रिफाइन नहीं कर सके। वो बात समझ आ गई? नॉर्मली दे आर रिटन एज ए सेपरेट लाइन आइटम फ्रॉम सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। वो कहता है वो आपने रिसर्च के ऊपर जितना भी खर्चा है वो आपने क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है, लेकिन सेलिंग एंड एडमिन के नीचे लिखेंगे रिसर्च एक्सपेंस के नाम से। ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो पंगे आप ले रहे हैं उसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो जिस चीज का फ्यूचर में बेनिफिट नजर ना आए, वो वो एसेट नहीं हो सकता। हजम शुद्ध। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तो रिसर्च आइटम का खर्चा बहुत बड़ा है, फिर उसको सेपरेट लाइन आइटम में लिखेंगे। लेकिन अगर 500 रुपये खर्च किया आपने, तो फिर उसको सेपरेट लाइन आइटम में लिखने की जरूरत नहीं है, वो सेलिंग एंड एडवर्ट में डाल दें। एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज, पैरा नंबर 56। ये बच्चों आपको जाना पड़ेगा स्टैंडर्ड में। हम जरा स्टैंडर्ड खोलें। IS 38 ओरिजिनल स्टैंडर्ड है बच्चों। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज।
जब पेपर में सवाल आएगा ना, तो आई कैप इन लाइनों में से कोई एक वर्ड उठा के पेपर में डालेगा, जहां से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सी स्टेज है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पे आने वाले जितने भी खर्चे होंगे उसको क्या करना होगा, एक्सपेंस आउट करना होगा। फिर आपको पता होना चाहिए ना कि स्टेज कौन सी है। वो कहता है जी, एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज, एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज। तो समझ लगी है? इस वक्त आप सीए में जो किताबें पढ़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये कौन सी स्टेज है? कौन सी स्टेज है? क्या इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि हम जो ये पढ़ रहे हैं इससे हम पैसे कमा सकते हैं? तो बोलो तो सही। FAR 1 पढ़ के आप पैसे कमा सकते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ के? कोई तो टीचर भी ना रखे, टीए भी ना रखे कोई तो, ऐसे ही है। टीए रखने का भी क्राइटेरिया है। तो इसका मतलब क्या है, इस वक्त आप जो भी खर्चा कर रहे हैं सीए में, जितना भी खर्चा हो चुका है, वो सारे का सारा क्या है? आप उस खर्चे की बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। नहीं बात समझ रही? क्योंकि आप कख भी नहीं है, आप FSC हैं। नहीं समझ लगी? अब मार्केट में जाके नौकरी करना, उन्होंने कहना भाईजान की कीता है, FSC की थी, जा चाल है क्या चल। क्योंकि आपकी क्यूएम का, इंट्रो का, FAR 1 का किसी को कोई फायदा। ठीक हो गया जी? तो बच्चों, वो एक्टिविटीज जो वो खर्चे जो आप कर रहे हैं न्यू नॉलेज हासिल करने के लिए, जरूरी नहीं है कि उसका फ्यूचर में आपको कोई बेनिफिट हो। पॉसिबली, पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन प्रोबेबल नहीं है, जब तक कैफ क्वालिफाई ना कर दें। अब कैफ क्वालिफाई करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि हो, जब तक आप आर्टिकल ना कर लें। आर्टिकल करेंगे तो फिर कोई शक्ल सूरत आपकी ऐसी निकल आएगी कि लोगों को जरूरत पड़ जाए आपकी सर्विसेज की और लोग आपको रखें। समझ आई है? तो इसका मतलब अभी तक आप जो खर्चा कर रहे हैं वो सारे का सारा क्या है? वो रिसर्च है, वो एक्सपेंस है। समझ आएगी जी? द सर्च फॉर या इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग और अदर नॉलेज। आपने जो नॉलेज हासिल किया उसको अब आपने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। मतलब आप एक दोस्त को कहते हैं कि यार तू फाइनेंशियल मॉडल बना रहा है या बैलेंस शीट बना रहा है, ला मैं बनाता हूँ। तो उस वक्त आपका मकसद ये नहीं है कि आप अपने दोस्त से पैसे लेंगे। आप क्या कर रहे हैं? अपने नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पैसे ना वो आपको देने की नीयत रखता है और ना आप उससे मांग सकते हैं। आप कह रहे हैं यार देखूं तो सही एक दफा ट्राई करके कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। या आप उसको कहें यार कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं बना के देता हूँ तुझे, FAR उन्होंने पढ़ी थी, मैं अप्लाई करता हूँ अपने नॉलेज को कि कैश फ्लो मैं बना सकता हूँ। तो क्या आपका मकसद ये है कि आप उसे 5,000 रुपये लेंगे एंड पे जाके? वो बात में लगी है? तो पैसे उस वक्त कमाना आपका मकसद है। तो एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, कोई टॉपिक पढ़ा आपने, अब आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो ना आपका मकसद पैसे कमाना है और ना ही उसका मकसद ये है कि आपको पैसे। वो कहता है यार ट्राई कर लेता रहो, अपना हाथ सीधा कर ले। समझ आइए? तीसरा, द सर्च फॉर अल्टरनेटिव फॉर मटेरियल डिवाइसेस प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस सिस्टम्स और सर्विसेज। मतलब मुख्तलिफ किस्म के आपने अल्टरनेटिव ढूंढने हैं। जैसे आईफोन है, iPhone 16 आया पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह सारी स्टोरी चली। तो हर अगले मॉडल में थोड़ा बहुत वो क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। तो इसका मतलब है साल पूरा बैठ के उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना कि इंप्रूवमेंट करनी क्या है। वो बात समझ लगी कि नहीं लगी? क्योंकि अब पिछले साल उनके पास ऑल पॉसिबल जो बेस्ट नॉलेज होगा वो iPhone उन्होंने 14 में लगाया होगा। ऐसे ही है। फिर 15 में थोड़ा बहुत उन्होंने क्या किया होगा, चेंज किया होगा 16 में। तो कोई ना कोई मटेरियल तो ऐसा होगा जिसको कहा होगा कि यार इस मटेरियल में इंप्रूवमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बैटरी की बात कर लेते हैं जी, बैटरी इंप्रूव करनी। तो पॉइंट ये है कि जो बैटरी इस साल 2000 उसने 24 में डाली है, वो 2011 में क्यों नहीं डाली? बात सुन लगी है? तो बैटरी में जो मटेरियल है वो तो 2011 में भी एग्जिस्ट करता होगा कि नहीं करता होगा? तो वो फिर 2024 में क्यों किया, 11 में क्यों नहीं किया? है? सोचने वाली बात है।
कि जो बैटरी का मटेरियल आज वो बना रहे हैं तो 2011 में क्यों नहीं बना सके? मटेरियल तो इसी दुनिया से आया ना, या चांद से तोड़ के लेके आ रहे हैं। ठीक है जी। तो पॉइंट ये है कि उन्होंने उस वक्त वो रिसर्च नहीं की होगी जो 2024 में की होगी। इसका मतलब है कॉन्टिन्यूसली वो पंगे ले रहे होंगे। तो जो चीज 15 साल जाके समझ आनी वो पहले साल समझ नहीं आ सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिस दिन हॉस्पिटल में पैदा हुए थे अगले दिन मैं कहूँ चलो पुत्रो किताबा खोलो FA2 पढ़िए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि जो चीज आपको 19-20 साल की उम्र में आपको पढ़ाई जा रही है, यही चीज हम आपको कच्ची पक्की में नहीं पढ़ा सकते। एक स्टेज है, आपने वो क्रॉस करनी है, उसके साथ जाते 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 इंप्रूवमेंट आती है। और क्लियर सबको? तो कहता है अल्टरनेटिव फॉर मटेरियल, मटेरियल का अल्टरनेटिव ढूंढते हुए आप क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप कामयाब हो जाए। समटाइम ऐसा भी होता है, बड़ी खजल खुआरी करते हैं, इसके बावजूद आप आ जाके उधर ही घूम के वापस आ जाते हैं कि पाजन ऐ ही है जो भी है। इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। तो समझ आ गई बात की? ठीक है जी। द फार्मूलेशन, design, evaluation, and final selection of possible alternative for new or improved material, devices, products, processes, system or services. Formulation, design, evaluation, and final selection. जो अल्टरनेटिव है, जो अल्टरनेटिव मटेरियल आपने पहले बैटरियों में आप जो डालते थे, पहले बैटरियां कार्बन की होती थी, फिर अब लिथियम पे शिफ्ट हुए। ऐसे ही है। तो क्या मतलब है? लिथियम से शिफ्ट हुए तो आपने कई दफा तजर्बे किए होंगे कि ये बैटरी फट तो नहीं जाती, नुकसान तो नहीं कर देती, अचानक से ड्रेन तो नहीं हो जाती, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ आपने पंगे शंगे लिए होंगे। आज भी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जो लोकल कंपनी होती है उनके मोबाइल फट जाते हैं। तो डैट मीन्स उन्होंने उस लेवल की वर्किंग नहीं की जिस लेवल की वर्किंग आईफोन या सैमसंग करता है। तो बड़ी कंपनी का मोबाइल फिर लायबल है। बात समझ लगी है? क्यों? छोटी कंपनी ने उतनी मेहनत नहीं की। उन्होंने कहा कि सस्ता मोबाइल बना के बेचना खैर है, सस्ते लोगों ने बेचना है। वो फट भी जाएगा तो खैर है, गुर्दा मैक्सिमम एक सड़ जाएगा उन्होंने, वो क्या एडा महंगा है। लेकिन जो महंगा मोबाइल है वो महंगा बंदा परचेज करेगा, तो महंगे बंदे का गुर्दा भी क्या है, महंगा होगा। तो लिहाजा उसके गुर्दा को बचाना जरूरी है। नहीं समझ आ रही बात? तो सस्ता मोबाइल सस्ते लोग लेंगे, तो सस्ते लोग लेंगे, मोबाइल फट गया जेब के अंदर, लात सड़ गई होगी, तो खैर है वो जाएगा किसी छोटे मोटे जनरल हॉस्पिटल पब्लिक, केड़ी आवाज होती निकलनी है, केड़ा होता किसी ने सुनना है, कौन सा मीडिया उसके सर पे खड़ा होगा कि भाईजान बताएं क्या हुआ, कौन सा मोबाइल था आपके पास। ऐसी है। लेकिन वही मोबाइल अगर सुभाष शरीफ के बेटे की जेब में सड़ जाए तो लग पता जाना, वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो समझ आ रही बात? द फार्मुलेशन, डिजाइन, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव। जो अल्टरनेटिव है उसकी आपने इवेल्युएशन करनी है, फार्मुलेशन करनी है, डिजाइन चेक करना है, और फिर फाइनल अल्टीमेटली सिलेक्शन करनी है फॉर न्यू और इंप्रूव्ड मटेरियल। न्यू से मुराद है कि इंटायरली न्यू, कार्बन से लिथियम पे शिफ्ट हो गए। और इंप्रूव से मुराद है कि पहले भी कार्बन था, अभी भी कार्बन है, लेकिन इंप्रूव फॉर्म। तो बात समझ लगी? डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस, सिस्टम आर सर्विसेज, कहीं कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डिवाइसेस में हो गया, प्रोडक्ट्स में हो गया, प्रोसेसेस में हो गया, सिस्टम्स में हो गया, या सर्विसेज में हो गया। हजम शुद्ध। तो ये बच्चों चार चीजें हैं, ये रट्टा लगा लेनी अच्छी तरह से, कि कल को जब मैं सवाल आपके सामने लेके आऊंगा तो आपसे पूछूंगा बताओ ये कौन सी स्टेज है। तो ये चार एग्जांपल्स हैं, इनमें से कोई ना कोई वर्ड वहां पे मौजूद होगा, मैं आपसे पूछूंगा बताओ। तो ये चीजें आपको हिफज होनी चाहिए, ताकि आप रिसर्च फेज को डिफाइन कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि सर ये रिसर्च फेज। और समझ आ गई बात है? अब उसके बाद अगली स्टेज कौन सी है? डेवलपमेंट फेज। द डेवलपमेंट फेज इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। यहाँ पे भी एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग है। ऊपर भी यही एप्लीकेशन की बात हुई थी कहीं पे, कहाँ बात हुई थी जरा देखो। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग याद है? और यहाँ पे भी बात हो रही है जी एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग।
लेकिन यहाँ पे जो रिसर्च फंडिंग की एप्लीकेशन है और यहाँ पे जो रिसर्च फंडिंग की एप्लीकेशन है उसमें फर्क है कि क्या क्या फर्क है जी। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फंडिंग की सर्च हो रही है। क्या हो रही है? सर्च हो रही है। यहाँ पे वो सर्च मुकम्मल हो चुकी है, अब उसको अब आगे अगली स्टेज पे लेके जा रहे हैं। टू ए प्लान और डिजाइन फॉर दी प्रोडक्शन। चीजें फाइनल हो चुकी हैं कि यार इस चीज को अब आगे लेके चलो। मतलब जिसने वैक्सीन बनाई होगी कोरोना की, उसने हो सकता है 100 दफा वैक्सीन बनाई हो और 100 दफा ट्राई की। 100 में से 99 दफा उसने जब चूहों पे वैक्सीन लगाई हो और वो मर गए। जब 100वीं उसने वैक्सीन बनाई और वो उसने लगाई तो वो बच गया। तो अब जो पिछले 99 है उसमें से कोई एक वैक्सीन दोबारा बनाएगा? वो नहीं बनाएगा। लेकिन वो पिछले 99 बनाने जरूरी थे। क्यों भला? तभी तो 100वें पे पहुंचना था उसने। वो बनाए बगैर 100वें पे नहीं जा सकता। तो समझ आ गई सबको? ऑफ न्यू और सब्सटेंशियली इंप्रूव्ड प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज। To a plan or design for production of new or substantially improved products or services prior to the commencement of commercial production or use। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से पहले वाली स्टेज है ये। क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल पे आप प्रोडक्शन जब शुरू कर देंगे ना बच्चों, तो वो तो तीसरी फेज शुरू हो जाएगी। तो तीसरी फेज से पहले पहले वाली जो फेज है वो क्या है? डेवलपमेंट फेज है। तो बच्चों डेवलपमेंट फेज की डेफिनेशन क्या बनती है जी? द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग टू ए प्लान और डिजाइन फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू और सब्सटेंशियली इम्प्रूव। तो ये भी प्रोडक्शन क्यों लिखा हुआ है? वो ये कह रहा है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही है। हाँ, ये भी प्रोडक्शन है, ये भी प्रोडक्शन है। हाँ जी। ये बच्चों जो प्रोडक्शन है ये लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन है। और ये है सैंपल बेसिस पे आपने जो ट्राई मारनी है किसी छोटे प्लांट पे। वो बात समझ आएगी। सिंस डेवलपमेंट फेज इज आफ्टर रिसर्च फेज, देयर फॉर मोर एडवांस स्टेज ऑफ क्रिएशन। इधर डेवलपमेंट फेज जो है वो रिसर्च फेज के बाद वाली स्टेज है। तो लिहाजा अब इसमें वो पंगे नहीं लेने जो रिसर्च में ले चुके हैं। क्योंकि रिसर्च फेज में तो बहुत सारे तजर्बे करने के बाद बंदा समटाइम नाकाम हो गया, सब कुछ ठप भी कर देता। तो बात सुनाइए। तो लिहाजा इसमें अब इतने पंगे लेने की जरूरत नहीं है जितने पंगे आप रिसर्च फेज में ले चुके। इसमें आपको पता होता है कि यार इसी फार्मूले पे हम मजीद मेहनत करनी। समझ रही है? मतलब किसी कंपनी ने साबुन पे पंगे ले लेके एक साबुन बना लिया कि जिससे किसी तरह का कोई स्किन के ऊपर रिएक्शन नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, कोई दाने नहीं निकलेंगे, कोई किसी तरह का टेंशन वाली बात नहीं। अब वो हर दफा उसको क्या कर रहे होंगे? उसको इंप्रूव कर रहे होंगे। मतलब लक्स वालों ने एक साबुन बना लिया, बस ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं? उसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्रेग्रेंस डाल रहे हैं। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब एक चीज उन्होंने बना ली, वो रिसर्च फेज खत्म। अब उसमें वो लेके आ रहे हैं जी फलां कलर फलां कलर फलां कलर फलां साइज। ठीक है जी, बड़ा पैकेट छोटा पैकेट वगैरह वगैरह। फलां पैकिंग स्टाइल चेंज कर दिया। तो वो क्या कर रहे हैं? अब वो पंगे ले रहे हैं, लेकिन पीछे से ये जो इनपुट है वो सेम है। समझ आएगी? अब इसमें जो मर्जी पंगे लें। इट मे बी पॉसिबल दैट आइटम या फार्मूला इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब यहां पे भी बच्चों पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने जब चीज फाइंड कर ली, अब्बू के फोन आया कि पजन कनाडा आ जाओ। सब कुछ छोड़ छाड़ के आप कनाडा चले गए। ठीक है। एंड देयर फॉर अमाउंट कैन बी कैपिटलाइज। अब यहां पे बच्चों फील हो रहा है
कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, मिल सकते हैं। तो आप उस वक्त जो खर्चा कर रहे होंगे उसको आप क्या कर सकते हैं? जब भी किसी चीज का फ्यूचर में फायदा होने की उम्मीद है, उसको क्या करेंगे? उस रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? आवाज नहीं आई। उसको एसेट बनाएंगे या एक्सपेंस बनाएंगे? रिकॉर्ड तो एक्सपेंस को भी करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्राइटेरिया आ गया बच्चों। इफ ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड, उस वक्त हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। अब कैपिटलाइज करने का क्राइटेरिया क्या है? ये नहीं कि डेवलपमेंट फेज शुरू हुई और कैपिटलाइज नहीं। डेवलपमेंट फेज शुरू होने के बावजूद आपने ये 6 क्राइटेरिया देखने हैं। अगर ये 6 क्राइटेरिया में से एक भी मीट ना हुआ, स्टिल डेवलपमेंट फेज भी प्रॉफिट लॉस में है। समझ आ गई? पहला क्राइटेरिया क्या है? टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग दी एसेट। जो बना रहे हो टेक्निकली पॉसिबल है भी कि नहीं है। मतलब एक आइडिया है कि इंसान को सीधा जमीन से चांद पे लैंड करवाया जाए बगैर रॉकेट के। ठीक हो गया? अब देखना यह है कि इंसान जिस स्पीड से ऊपर जाएगा, और तो कोई गोश्त वोश बचेगा भी कि स्किन उसको उड़ जाएगी उधर उतरे जाने जाने। नहीं बात सुन लगी? तो पहले तो इंसान को भेजने से पहले किसी कुत्ते को या किसी बंदर को भेजा जाएगा। क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब चांद पे पहला मिशन गया था तो उसमें बंदे थोड़ी गए थे। कौन गया था? तुम सोचो। जिस जिसके साथ जो जो हुई है उसको वही जानवर याद आएगा। जिसके साथ बांदरों वाली हुई है उसको बांदर याद आएगा, और जिसके साथ कुत्तों वाली हुई है। बहरहाल सोचना बैठ के। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग दी एसेट, कि टेक्निकली ये पॉसिबल है भी कि नहीं पॉसिबल, पहले तो ये ट्राई की जाएगी। नंबर 2, द इंटेंशन टू कंप्लीट द एसेट एंड टू इधर यूज और सेल इट। अब अगला पॉइंट ये है कि पहले तो देखना कि टेक्निकली पॉसिबल है कि नहीं। अगर एक चीज पॉसिबल ही नहीं है तो उसके ऊपर मजीद वर्किंग करेंगे? अब बोलो तो सही। नहीं करेंगे। अगला पॉइंट, अब पॉसिबल है तो फिर अगली स्टेज सोचेंगे। मतलब पहली स्टेज यस है, क्या मतलब है इसका? अब बोलो सही। पहली स्टेज यस होने का मतलब क्या है? आवाज नहीं आ रही है। पहली स्टेज का मतलब क्या है, हुनी मैं दसी। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब यकीन है। हैं? अच्छा जी, दूसरा, द इंटेंशन टू कंप्लीट एसेट एंड इधर यूज और, क्या मतलब इसका? नियत हो। मतलब पॉसिबल तो है, सही हो जाएगा। अब आपकी नियत ही ना हो तो फिर नहीं हो सकता। कि दुनिया में आपसे पहले लोगों ने सीए किया है, इसका मतलब टेक्निकली पॉसिबल तो है। अब आपकी नियत ना हो तो नहीं कर सकते। दुनिया को दिखाने के लिए तो आप सीए की क्लास में ही बैठे हुए हैं, लेकिन नियत कोई नहीं है, बस आप बैठे हुए हैं 4 महीने का चीला काट रहे हैं। क्योंकि घर वाले फिलहाल मुंह नहीं लगा रहे, तो लिहाजा क्लास में बैठे हुए हैं। 4-5 महीने बाद मुंह लगा लेंगे तो सीए छाड़ के तो पिंड चले जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सब। तो इसका मतलब है आपका पेपर तो पास हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्लास में बैठने का मकसद तो पढ़ाई है ही नहीं। क्लास में बैठने का मकसद तो टाइम पास है। महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद लड़ाई मुक जाएगी, घर चले जाएंगे आराम से, फसलें कटांगे, मज्जां नूं पट्ठे पावांगे, अल्लाह अल्लाह खैर सब, जिंदगी सुकून में। तो फिर जो क्लास में 4 महीने बैठ रहे हैं, आप भी बैठ रहे हैं, साथ वाला भी बैठ रहा है, साथ वाले का पेपर पास है, आपका फेल है। क्यों? दोनों क्लास ले रहे हैं, सेम टीचर से चीजें पढ़ रहे हैं, दोनों के पास किताबें भी हैं, रजिस्टर भी है, पेन भी है, सब कुछ है। तो क्या तकलीफ क्या है, क्यों नहीं पेपर पास हुआ? नियत कोई नहीं। नियत होएगी तो पेपर पास हो जाएगा। और समझ आई है? टेक्निकली पॉसिबल तो है। तो सिर्फ चीज का टेक्निकली पॉसिबल होना काफी नहीं है। अगली चीज होना क्या जरूरी है? नियत। अच्छा, समटाइम नियत है लेकिन टेक्निकली पॉसिबल नहीं है।
नियत है 4 साल बच्चे की कि मैंने एमबीबीएस करना है, नियत उसकी बड़ी है, मैंने डॉक्टर बनना है। अब आप उसको ले जाते किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, चांसलर आपका वाकिफ है, आपने उसको फोन किया कि यार है मेरा जरा भतीजा है ना, है तो चौथी क्लास लेकिन डॉक्टर बनने का दिल करता पे, इन्होंने अपने फर्स्ट ईयर की जी अनाटोमी की क्लास है ना, जिसे तुम बंदे बुंदे चीरते हो, इन्हों नाल लै जाओ। यहाँ पे क्या मसला है, नीयत उसकी है। टेक्निकली बात समझ लगी कि नहीं लगी? आप ही ठुडा खा के थले डे जाता है तो उन्हें गुर्दे का ऑपरेशन करना, नहीं समझ लगी? ऑपरेशन करते करते जिन्होंने ठुडा लग गया तो दिल के वड़ गई छुरी, समझ लगी नहीं लगी? तो टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं है कि 4-5 साल बच्चा करके जी मैंने डॉक्टर बनना है तो उसको उठा के मुंह उठा के एनाटॉमी की क्लास में ले। सी पॉइंट, द एबिलिटी टू यूज आर सेल एसेट। तीसरा पॉइंट क्या है, क्या मतलब है? पहला पॉइंट क्या है, दूसरा, तीसरा। अब नीयत तो है, टेक्निकल पॉसिबिलिटी भी थी, नीयत भी थी। अब अगला पॉइंट, काबिलियत नहीं है, सीए कर लिया, काम नहीं करना आंदा, नीयत भी थी, टेक्निकली पॉसिबल भी था, कर भी लिया है, ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ बैठे, समझ नहीं आ रही। क्योंकि जो किसी ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਥਾੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? और समझ आ रही बात की नहीं? तो क्या मतलब है फिर, सीए हो गया, टेक्निकली पॉसिबल भी था, नीयत भी थी। अब अगला पॉइंट क्या है, एबिलिटी नहीं है आपके पास उस एजुकेशन का फायदा उठाने की। इसका मतलब एबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है तो कोई फायदा होगा उसका? कोई फायदा नहीं। आपको एबिलिटी नहीं है आप उसको इस्तेमाल कर सके उस डिग्री को, या आप उसको सेल कर सके। नहीं समझ आई? आपने चीज बना ली, अब आप ना तो इस काबिल हैं कि उसको आप खुद यूज कर सके, और ना आप इस काबिल हैं कि आप किसी को बेच सकें, उस चीज का कोई फायदा नहीं। चौथा, अब यह तीनों का मतलब यस होने का मतलब क्या होगा? इन तीनों का यस होने का मतलब क्या होगा, बताओ जरा। चौथा क्या जी, हाउ द एसिड विल जनरेट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, क्या मतलब? जो वो एसिड आपने बनाया है उससे फ्यूचर में फायदा कैसे होगा? द एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट द डेवलपमेंट एंड सेल और यूज द एसिड, क्या मतलब है? ठीक है जी, आप बैठे हैं जेल में, टेक्निकल फिजिबिलिटी भी है, नीयत भी है, एबिलिटी भी है, और फायदा भी फ्यूचर में होगा सीए करने का। जेल में बैठे हैं, वो कह रहे मैंने किताबा लिया के दो, मैं इतने बह के सीए करना। तो जेल से आपको इजाजत मिलेगी पेपर देने जाने के लिए? लॉ ही कोई नहीं, बाहर निकलने का फिर। ठीक है जी, तो जेल में पेपर हो सकते हैं, लेकिन आई क्या वालों ने जेल में सेंटर को नहीं बनाया। हूँ तो बात सुन लगी है। आप कनाडा में बैठे हैं, आप करना चाहते हैं पाकिस्तान का सीए, लेकिन पाकिस्तानी सीए का वहां पे सेंटर ही कोई नहीं। तो क्या मतलब हुआ, आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की। चाहे आपके पास किताबें हैं, टाइम है, नीयत है, पता भी है कैसे करना है, एक दफा सीए हो गया तो आप क्या क्या करेंगे सब कुछ पता है, लेकिन आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। तो कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला पॉइंट, द एबिलिटी टू रिलायबली मेजर द कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एसेट। आखिरी पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो मेन मसला है। क्या, कि डेवलपमेंट में कितना खर्चा आएगा, अगर यही पता नहीं है
तो चाहे पहले पांचों पॉइंट यस है, छठा नो हो गया, तो फिर तो अब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि एसिड को रिकॉर्ड करने के लिए क्या चीज होना जरूरी है? कॉस्ट होना जरूरी है। कॉस्ट ही पता नहीं है, चाहे आपके पास एबिलिटी है। अब पूरा सी आपने कर लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं कितना खर्चा हुआ है, तो उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समझ लगी है? तो क्या सिर्फ टेक्निकल फिजिबिलिटी होना काफी है? क्या सिर्फ नीयत होना काफी है? क्या सिर्फ एबिलिटी होना काफी है? क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना काफी है? क्या नेसेसरी रिसोर्स होना काफी है? क्या सिर्फ कॉस्ट होना काफी है? तो क्या होना जरूरी है? इन छह के छह पॉइंट का आंसर यस होना जरूरी है। तो समझ आइए, और बोलो तो सही। चलो 6 पॉइंट जुबानी लिखो, जल्दी करो, स्पीड मारो। ये मैंने तो जुबानी सुने हैं, फिलहाल लिख लो, फिर मैं सुनना नहीं है। हाँ जी, कितने पॉइंट है जी? पहला पॉइंट कौन सा है? दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? छठा? अब ये पॉइंट देखें। इफ वन ऑफ दीज अबव मेंशन क्राइटेरिया इज नॉट मेट, इवन देन द रिलेटेड डेवलपमेंट कॉस्ट मस्ट बी, वो भी प्रॉफिट लॉस में जाएगी। समझ आ गई? कहता है एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट फेज, पैरा 59। एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर: नंबर वन, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज प्रोटोटाइप एंड मॉडल्स। मतलब प्रोडक्शन से पहले, बड़े स्केल की प्रोडक्शन से पहले अगर आपने कोई डिजाइन कंस्ट्रक्शन की है या कोई टेस्टिंग की है, एक छोटा सा मॉडल बनाया है, द डिजाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स एंड डाइज इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है जी? आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ चीज़ें मजीद नई इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ ए पायलट प्लांट दैट इज नॉट ऑफ ए स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। ठीक है जी? पुराने ज़मानों में बच्चों, ये जो कपड़े के ऊपर डिज़ाइन होते थे ना, ये लोग अपने हाथों से बनाया करते थे। अब प्रिंटर आ गए, ठीक हो गई? तो वो मशीनें क्या करती हैं, प्रिंटर में आप जाके डिज़ाइन दे दे कि ये वाला हमें डिज़ाइन चाहिए, वो मशीन आती है, एक दफ़ा जाके वो 1 सेकंड में वो डिज़ाइन बना देती है। पुराने वक्तों में सुबह से लेकर शाम तक लोग लगे रहते थे डिज़ाइन बनाने में, अब वो 1 सेकंड में डिज़ाइन बन जाता है। उसका मतलब है वो उस टेक्निक से दूसरी टेक्निक में कन्वर्ट करते वक्त लोगों ने पंगे लिए होंगे ना। तो वो जो पंगे लिए हैं वो है डिज़ाइन ऑफ टूल्स। पहले लोग अपने हाथों से काम कर रहे थे, अब मशीन है, तो मशीन के टूल्स बनाए होंगे, जिग्स, मोल्ड्स, डाइस, कुछ ना कुछ तो बनाया होगा आपने। समझ आ गई बात की? फिर ऐसा भी हुआ पुराने ज़मानों में, जैसे आज वाले ज़माने में भी लोग अपने हाथों से मकान बनाते हैं, मिस्त्री होता है, मजदूर होते हैं, ईंटें, सरिया, सारा कुछ लगता है। लेकिन यूरोप में या बाहर के मुल्कों में 3D प्रिंटर आ गए, वो प्रिंटर पूरा घर बना रहे हैं। वो बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो क्या मतलब है, वो इंसान जो घर बनाया करते थे, अब वो इंसान बीच में ना मिस्त्री है ना मजदूर है, कुछ भी नहीं है। एक 3D प्रिंटर है, उसमें 5 मरले का घर तैयार थोड़ी देर में। तो ये तो आपको भी अभी पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है आपके लिए भी ये नई चीज़ है, लेकिन ये कई सालों से हो रहा है। अब 3D प्रिंटर से लोग गुर्दे बना रहे हैं, दिल बन रहे हैं, फेफड़े बन रहे हैं। तो ये चीज़ तो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती थी।
लेकिन उन्होंने वो जीन पकड़ा, सेल बनाया, सेल से उन्होंने मल्टीपल ग्रोथ की और वो टिश्यू बना लिए, टिश्यू से वो ऑर्गन बना रहे हैं। वो बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ ए पायलट प्लांट, कोई छोटा सा प्लांट लिया होगा, उस पर पंगे लिए होंगे, डेट इज नॉट ऑफ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, वो इतना बड़ा नहीं होगा कि प्रोडक्शन की जा सके। पुराने वक्तों में बैंकों में लोग जाते होते थे चेक पकड़ के और जमा कराते थे और कैश मिलता होता था, अब एटीएम मशीन है। तो किसी बंदे ने तो पहले पंगा लिया होगा ना, कि चेक वाले सिस्टम से निकल के उन्होंने एटीएम मशीन का कंसेप्ट दिया होगा कि आप जाएं पैसे निकलाएं एटीएम मशीन से, आगे कोई बंदा ही नहीं बैठा हुआ। और समझ रही है? और एटीएम मशीन पूरे पाकिस्तान में हजारों मशीनें एक ही दिन अचानक नहीं लगी होंगी। पहले क्या किया गया होगा? पहले सैंपल बेसिस पे किसी एक जगह पे मशीन लगाई होगी, ले देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, कि मशीन ही उखाड़ के घर तो नहीं ले जाते, कह रहे जो पैसे ने बाकी घर जाके काट लाएंगे। और बात समझ आई कि नहीं? तो उन्होंने उसको क्या किया होगा, टेस्ट किया होगा। ठीक है जी? तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? पायलट प्लांट। द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ ए चूजन अल्टरनेटिव फॉर न्यू और इम्प्रूव्ड मटेरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, सिस्टम्स और सर्विसेज। जो अल्टरनेटिव आपने चूज कर लिया था रिसर्च फेज में, अब आपने उसकी टेस्टिंग करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, डिजाइन बनाना है। और समझ आ गई बात? तो ये बच्चों चार बातें आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि इनमें से कोई एक वर्ड आएगा जहां से पता चल जाएगा, जैसे टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन, प्रोटोटाइप या मॉडल की बात हो रही होगी, टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स, डाइज की बात हो रही होगी, पायलट प्लान की बात हो रही होगी, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग ऑफ चूजन अल्टरनेटिव की बात हो रही होगी। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये डेवलपमेंट फेज है। क्यों? क्योंकि रिसर्च फेज में जो जो भी बातें हुई थी उसके साथ देखें लिखा हुआ था सर्च फॉर, सर्च फॉर। ठीक है जी? ठीक है जी, रिसर्च वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे अभी चीजें ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ। क्लियर है सबको? अच्छा जी, अगला पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड एसेट्स। इंटरनली जनरेटेड एसेट्स जैसे कि वैक्सीन है, आपने उसको खुद बनाया घर में बैठ के या लेबोरेटरी में बैठ के, तो उसमें ये चूंकि खुद बनाया है तो उसके ऊपर जो खर्चा आएगा उसको आपने कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस आउट करना है। वंस अगेन उसका क्राइटेरिया यही है बच्चों, कि डेवलपमेंट फेज में जब सारी पूरी हो जाएंगी, सारी स्टेजेस पूरी हो जाएंगी, छः की छः क्राइटेरिया मीट हो जाएंगे, उसके बाद आप उसको एसेट को कैपिटलाइज करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। द कॉस्ट ऑफ ए इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट कंप्राइज ऑल डायरेक्टली attributable cost necessary to create, produce and prepare the asset to be capable of operating in the manner intended by management. Example of directly attributable cost are: number one, cost of material and services used or consumed in generating the intangible assets. वो मटेरियल और सर्विसेज जो आपने यूज की हैं या कंज्यूम की हैं इनटेंजिबल एसेट को बनाने में, उन सब के खर्चे आपके एसेट की कॉस्ट में शामिल होंगे। जैसे कि वैक्सीन बनाते वक्त आपने मुख्तलिफ किस्म की क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स यूज किए होंगे, और बोलो तो सही, उसकी कॉस्ट, मुख्तलिफ किस्म के साइंसदानों को हायर किया होगा, उनको सैलरी दी होगी, वो जितनी सैलरियाँ दी हैं वो भी। ठीक हो गया? वो एक डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, वहाँ पे बिजली का बिल आया होगा, रेंट पड़ा होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, वो सारा खर्चा। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, अगर उनको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट आपने दिए हैं, कोई बोनस दिया है, कोई लीव इनकैशमेंट दी है, एज डिफाइंड इन IS 19 अराइजिंग फ्रॉम द जनरेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है? इंप्लॉयज को कोई बोनस वगैरह आपने दिया है, कोई कमीशन दिया है, कोई और रिवार्ड दिया है सैलरी के अलावा, तो वो भी क्या होगा? वो इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में शामिल होगा। फी टू रजिस्टर ए लीगल राइट,
जब आपने वैक्सीन बना ली तो वैक्सीन जाके आपने सबसे पहले रजिस्टर करवाई होगी, तो रजिस्ट्रेशन पे जो खर्चा आया होगा वो भी। एंड amortization of patents and license that are used to generate the intangible assets। ठीक है जी। उस इंटेंजिबल एसेट को बनाने के लिए कोई और एसेट आपने इस्तेमाल किया है तो उसकी डेप्रिसिएशन कहां रिकॉर्ड करेंगे? इस एसेट की कॉस्ट में शामिल करेंगे। तो समझ आई सबको? तो ये बच्चों कॉस्ट आनी है। अच्छा, उसके बाद IS-23 भी आ गया बीच में, बोरिंग कॉस्ट। क्यों? क्योंकि वैक्सीन बनाने में हो सकता है 2 दिन ना लगे, 6 महीने लग जाए, तो सब्सटेंशियल टाइम लग गया, तो क्वालिफाइंग एसिड बन गया। तो क्वालिफाइंग एसिड बन गया तो अब हो, और उसके लिए आपने फर्ज के लोन लिया, तो लोन के ऊपर आने वाला इंटरेस्ट, ठीक है जी, तो वो इंटरेस्ट भी उस एसिड की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। तो क्लियर है सबको? अच्छा, अगला पॉइंट, द फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉस्ट में शामिल नहीं होगी। कौन कौन सी? सेलिंग, एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड। अकाउंटेंट बैठा हुआ है, जनरल स्टाफ बैठा हुआ है, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती या ना होती, अकाउंटेंट को तो सैलरी मिलनी मिलनी थी। Expenditure, unless this expenditure can be directly attributable to preparing the asset for use। Clear? Number two, identified inefficiencies and initial operating losses incurred before the asset achieved planned maintenance। वो कहता है कि वो खर्चे जो आपके एसेट को प्लान्ड जो है, जो परफॉर्मेंस तक पहुंचने में जो नुकसान होगा, क्या वो एसेट की कॉस्ट में शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब आपने एक हॉस्टल बनाया, 100 कमरे थे, 3 साल तक वो 100 कमरे पूरे नहीं हो सके, तो 3 सालों में ना आपको नुकसान हुआ, तो क्या वो नुकसान उस हॉस्टल की कॉस्ट में शामिल कर देंगे? नहीं करेंगे। क्यों? समझ आ गया? एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग स्टाफ टू ऑपरेट दी एसेट। आपने स्टाफ को ट्रेन किया है, तो क्या वो स्टाफ को जो आपने ट्रेनिंग दी है वो एसेट की कॉस्ट में शामिल कर लेंगे? वो बोलो तो सही। नहीं शामिल करें। ठीक हो गया? तो ये बातें याद रहेंगी। तो बच्चों ये वाले खर्चे शामिल नहीं करने और ये वाले खर्चे शामिल करने, याद रहेगा ये चीज। तो जो बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखते हैं।